स्टार्ट कर दीजिए मैम। Good morning everyone. Myself Dr. Rashmi Goyal, visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi, and this is class for students of BCom program semester 4 and the subject is cost accounting. In the last class we have already started with this unit, that is unit 3 element of cost overhead. पिछली क्लास में हमने overhead शुरू किया था, overhead का बेसिक हमने कुछ पढ़ा था। एक बार सिलेबस आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ, जिन्होंने लास्ट क्लास में नहीं सुना वो प्लीज ये देख लीजिए कि इस वाले यूनिट, पूरे यूनिट की आपको जो वेटेज मैं हमेशा बताती हूँ पूरे यूनिट की बताती हूँ कि इसमें जो भी टॉपिक होंगे वो सब कवर होते हैं, राइट। तो जो यूनिट 3 है उसकी वेटेज है 15 मार्क्स। 75 मार्क्स के पेपर में से 1/5 जो है हम इसको बोल सकते हैं 1/5 पेपर इसी यूनिट में से आता है 15 मार्क्स का। टॉपिक्स आपको जो इसमें कवर करने हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, इसके अलावा एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, कैपेसिटी लेवल्स एंड कॉस्ट, treatment of certain items in costing like interest on capital, packing expenses, bad debts, research and development expenses, and activity based costing. These are all the topics that you need to cover in this unit. University guidelines जो Department of Commerce ने निकाली है regarding this unit. Numerical question on allocation, apportionment and absorption of overhead, machine hour rate. तो आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस वाले यूनिट में से आएगा वो आपको ऑलरेडी बता दिया इसमें कि एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, एक तो ये वाला आपका टॉपिक हो गया, दूसरा हो गया मशीन आवर रेट, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल फ्रॉम अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, तो वो जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऊपर वाले टॉपिक में से एक कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है और इसमें से एक छोटा सा आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन कैपेसिटी लेवल्स एंड कॉस्ट, नो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो इन वाले टॉपिक्स में से आपसे सिर्फ थ्योरी एक्सपेक्टेड है, थियोरी भी आती है एग्जाम में, तो आप ये मत सोचना कि हम प्रैक्टिकली करें थियोरी ना करें, ठीक है। थियोरी क्वेश्चन भी आती हैं आपको, जो है अगर एक क्वेश्चन देते हैं तो उसके पार्ट्स में दे देते हैं कि एक पार्ट आपका थियोरी हो गया, एक पार्ट आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया। तो अगर 15 मार्क्स का वेटेज है तो इसमें से पूरा 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल नहीं है जरूरी कि आएगा, थियोरी भी इसमें आपको दे सकते हैं। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन थियोरी ऑल्सो, राइट। बुक्स रिकमेंडेड फॉर दिस टॉपिक इज सुरेंद्र सिंह, Elements of Cost Accounting by किताब में है M.N. अरोड़ा, Cost and Management Accounting Principles and Practice by विकास Publishing House and Maheshwari and Mittal, Cost Accounting Theory and Problems by श्री महावीर बुक डिपो। इन तीनों में से कोई भी बुक आप ले लीजिए, आपका पूरा सिलेबस कवर कर रही है। इसके साथ साथ प्लीज टेक 10 ईयर ऑल्सो, 10 ईयर भी आप जरूर ले लीजिए so that you can get an idea which type of question you will get in exam। वैसे तो पैटर्न चेंज हो गया, OBE ही होगा जो अभी तक समझ में आ रहा है, तो जैसा लास्ट ईयर हुआ था वैसा ही कुछ होगा। आप लोगों का तो खैर असाइनमेंट बेस्ड था, बट इस बार OBE होगा तो उसका क्वेश्चन पेपर में भी थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन तो अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो वही वाले होते हैं। तो यू विल गेट एन आइडिया कि किस टाइप का क्वेश्चन है। नहीं तो कई बार बुक्स में भी मेंशन होता है कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सो इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। तो जो लास्ट क्लास में हमने सिलेबस किया था वो हमने क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ये वाला टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कराया था। एब्जॉर्प्शन का जो था ये देखो हमने मीनिंग ऑफ ओवरहेड किया था, क्लासिफिकेशन किया था अकॉर्डिंग टू फंक्शन, जिसमें 3 थे हमारे। प्रोडक्शन ओवरहेड, जिसको हम मतलब दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट शीट वी यूजुअली स्टडी, ठीक है, कि हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स पढ़ा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पढ़ा है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन these three types of overheads are there। दूसरा था एलिमेंट वाइज कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट लेबर होता है, या इसको हम वेजेस बोलते हैं क्योंकि लेबर विल गेट वेजेस ओनली, और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, राइट।
और थर्ड क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू बिहेवियर और वेरिएबिलिटी, जिसमें से था हमारा फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। फिर एलोकेशन ऑफ ओवरहेड हमने पढ़ा था, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन। ये बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट मैंने आपको बताए थे और ये बोला था कि आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें कौन सा एक्सपेंस किस बेसिस पर जो है वो वी यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कि हमने ये पढ़ा है कि कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं जो हम किसी एक डिपार्टमेंट से चार्ज नहीं करते, वो जो है वो हम सब डिपार्टमेंट से ऑन सम बेसिस वी यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट। कि अगर हमारे 3 डिपार्टमेंट हैं, 5 डिपार्टमेंट है, तो वो सब डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन सम रीजनेबल बेसिस। तो वो क्या बेसिस है? दिस इज द बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। तो जो भी एक्सपेंस है वो अकॉर्डिंगली आपको गिवन बेसिस पर अपोर्शन करना होता है, राइट? तो ये अपोर्शनमेंट के बेसिस, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके बेसिस पर हमने किया था अपोर्शनमेंट का। फिर हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड पढ़ा था, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था, एक नहीं, इसका नहीं किया था, हमने मशीन आवर रेट किया था। ये सब हमने जो था लास्ट क्लास में कवर किया था। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मशीन आवर रेट पे। तो कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है, ये क्या होते हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस इज द टर्म यूज्ड फॉर फिक्स्ड चार्जेस। की अगर हम मशीन आवर रेट की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी हमारे कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। कि अगर हमारा कोई मशीन ऑपरेटर है, उसको अगर हम कोई सैलरी दे रहे हैं, दैट इज फिक्स्ड। कि मशीन हमारी चलेगी या नहीं चलेगी, बट पर मंथ बेसिस पर उसको सैलरी पे की जाएगी। सुपरवाइजर है कि अगर काम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, बट सुपरवाइजर विल गेट दी सैलरी। रेंट अगर पे किया जा रहा है कि हमारा जिस एरिया में हम बैठ के काम कर रहे हैं उस एरिया का रेंट जो है दैट वी नीड टू पे। हमें भले ही नुकसान हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन बंद पड़ा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, की स्ट्राइक हो गई या मटेरियल खत्म हो गया, तो बट रेंट इज द थिंग दैट दे ऑलवेज नीड टू पे। इसी तरह लाइटिंग है कि अगर वो लोग आएंगे तो लाइट्स तो ऑन होंगी ना, पावर तो कंज्यूम होगी, तो लाइटिंग चार्जेस फिक्स चार्जेस हो जाते हैं। इंश्योरेंस एक आपका फिक्स्ड एक्सपेंस है कि एवरी ईयर यू नीड टू पे, क्योंकि एनुअली बेसिकली इसकी इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं। जो हमारा अमाउंट होता है इंश्योरेंस का एनुअली पे किया जाता है, तो दिस इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस, ओके। दैट कम्स अंडर फिक्स्ड चार्जेस, जो यूजुअली आपको मंथली या एनुअली दिया हुआ होता है। तो आपको जो भी आपका मशीन आपको दिए हुए हैं, अगर वो मंथली बेसिस पर दिए हुए हैं तो आप इनको मंथली ले लोगे, और अगर वो आपको एनुअल बेसिस पे दिए हुए हैं तो आप ये वाले चार्जेस एनुअल में कन्वर्ट कर देते हैं। वेरिएबल एक्सपेंस दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल चार्जेस वो चार्जेस हैं जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होते हैं। प्रोडक्शन कम होगा तो चार्जेस कम हो जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो चार्जेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे रिपेयर है, तो अगर हम जितनी ज़्यादा मशीन को यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए तो हमारे रिपेयर चार्जेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उतना वियर एंड टियर एक्सपेंसेस हमारे हो जाते हैं, क्योंकि उतनी ही उसमें खराबी आनी शुरू हो जाती है जो चीज़ जितनी ज़्यादा यूज़ होती है। तो रिपेयर एक्सपेंसेस विल बी वेरिएबल। डेप्रिसिएशन है कि अगर हमारी एक मशीन की लाइफ 5 साल है, बट हम उसको अगर बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं तो उसका डेप्रिसिएशन जो है ज़्यादा लगेगा, वो और जल्दी मशीन खराब हो जाएगी, वो उतना काम नहीं कर पाएगी कई बार। पावर है, पावर मशीन हमेशा ले रही है तो मशीन ज़्यादा चलेगी तो पावर का बिल ज़्यादा आएगा, मशीन कम चलेगी तो पावर का बिल कम आएगा। लाइटिंग एक्सपेंस बेसिकली क्या है कि जो वहाँ पर ट्यूब, फैन या और कुछ चीज़ें जो इस तरीके से चल रही हैं कि लाइक एसी वहाँ पर है, तो दीज आर दी लाइटिंग एक्सपेंसेस। तो दिस इज फिक्स्ड चार्ज, दिस इज वेरिएबल चार्ज, ओके। इसके बेसिस पर हमने ये एक क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में कि हमें मशीन आवर रेट कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो ये परफॉर्मा आपको बताया था कि द फर्स्ट थिंग वी नीड टू कैलकुलेट इज इफेक्टिव मशीन आवर्स। इफेक्टिव मशीन आवर्स मैंने आपको बताया थी, इफेक्टिव मशीन आवर्स होते हैं कि टोटल वर्किंग आवर्स जो भी लेबर के होंगे माइनस आइडल टाइम। अगर कुछ भी आइडल टाइम है या फिर कुछ रिपेयरिंग, मशीन की रिपेयरिंग पे अगर कुछ टाइम लगाया गया है तो वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस टाइम मशीन रिपेयर हो रही है तो उस टाइम पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है। तो हमें जो यहाँ पर मशीन आवर्स निकालने हैं प्रोडक्शन, बेसिकली जिस टाइम मशीन से प्रोडक्शन हो रही है वो वाले इफेक्टिव मशीन आवर्स निकालने हैं।
So during the time of repairing, no production will be there, so that will be deducted from it. तो यहाँ पर first thing we need to calculate is number of machine hour. फिर हम जो भी हमारे charges होते हैं, standing charges, fixed charges को ऊपर लिख लेते हैं, variable charges को, और then we get the total machine hour rate. तो ये per hour के हिसाब से हम निकालते हैं. जो भी हमारा expense होगा, भले fixed होगा या variable होगा, that will be calculated on per hour basis. So let's move on. अब हम एक और, यहाँ तक तो किसी को लास्ट क्लास में तो किसी को कोई डाउट नहीं था, इसमें किसी को कुछ पूछना है? एब्जॉर्प्शन में एक बार फिर से बता दूँ. ओके, इसका मैं बेसिक आरती में अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रही हूँ, सो आई थिंक उससे जल्दी क्लियर हो जाएगा. अभी तक तो ओबी ही है बेटा. आई थिंक आप लोगों को जो डेट शीट आई होगी वो भी ओबी के हिसाब से आई होगी. यहाँ तक तो और तो किसी को कुछ नहीं पूछना ना. एब्जॉर्प्शन का मैं एक अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ले रही हूँ, तो वो उससे क्लियर हो जाएगा. और किसी को कुछ पूछना है? एक बार मैं फिर भी मीनिंग आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि हमारा रिकैप हो जाए, क्योंकि मैं एब्जॉर्प्शन का एक क्वेश्चन करा रही हूँ. तो एब्जॉर्प्शन जो है बेसिकली क्या होता है, यहाँ से देखो. The total overhead cost of various production department are ascertained by means of allocation, apportionment and reapportionment. तो ये तो हमने बताया था कि अगर हमें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, ठीक है, भले वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या कोई और डिपार्टमेंट है, उसका अगर हमें टोटल ओवरहेड कैलकुलेट करना होता है, तो उस ओवरहेड में बेसिकली 3 टाइप के एक्सपेंसेस हमारे इंक्लूड होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर देयर. कौन कौन सी कॉस्ट होती है? एक होती है एलोकेटेड कॉस्ट. एलोकेटेड जो स्पेसिफिकली उसी डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है, तो वो हम उसी डिपार्टमेंट को एलोकेट कर देते हैं. कि लाइक हमने कुछ भी मटेरियल खरीदा, तो वो मटेरियल हमारा कहाँ यूज होगा? प्रोडक्शन में हमारा यूज होगा, राइट. इनडायरेक्ट मटेरियल की बात है कि जैसे हमने बोला कि हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल हमने खरीदा था, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल कहाँ पे यूज हो रहा है? मशीनरी में यूज होगा लुब्रिकेटिंग ऑयल, और तो कहीं हमारा यूज नहीं होगा. तो वो कहाँ पे जाएगा? प्रोडक्शन, जो हमारा डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा. तो वी स्पेसिफिकली लो कि ये सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ये मटेरियल जो है वो खरीदा गया. तो दिस इज एलोकेटेड कॉस्ट, जहाँ हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा ये वाला जो पर्टिकुलर एक्सपेंस हुआ है ये कौन से डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है, तो वहाँ हम उसी को वो एलोकेट कर देते हैं. बाकी डिपार्टमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है. दिस इज कॉल्ड एलोकेशन, वेयर वी कैन आइडेंटिफाई कि ये कॉस्ट पर्टिकुलरली किस डिपार्टमेंट में इनकर्ड हुई है, राइट. दूसरा है अपोर्शनमेंट. अपोर्शनमेंट जो कॉमन एक्सपेंस होते हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट का वो एक्सपेंस कॉमन है, तो वो हम वहाँ पर डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये इस डिपार्टमेंट में एक्सपेंस इनकर हुआ या इस डिपार्टमेंट में हुआ. जैसे मैंने एग्जांपल ये बहुत बार लिया है कि बाहर गेट पर, फैक्ट्री के बाहर गेट पर एक गार्ड खड़ा है, तो वो गार्ड तो पूरी फैक्ट्री को टेक केयर कर रहा है, पूरी फैक्ट्री का ध्यान रख रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का तो ध्यान नहीं रख रहा. तो वो जो गार्ड की सैलरी है दैट इज कॉमन एक्सपेंस, तो वो हम किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से चार्ज नहीं कर सकते. तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी डिपार्टमेंट्स. जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उन सब डिपार्टमेंट में उसकी जो सैलरी कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऑन सम बेसिस. किस बेसिस पर? जो हमने ऊपर पढ़े थे कि लाइक एरिया के बेसिस पर हम कर सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, उस बेसिस पर हम उसकी सैलरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में. तो दिस इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट. और रीअपोर्शनमेंट क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑलरेडी अपोर्शनड है उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो वो बेसिकली किसके लिए यूज हो रही है कि किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में 2 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट आर देयर. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट क्लासिफिकेशन. एक हमारा होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक हमारा होता है सर्विस डिपार्टमेंट. 2 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट आते हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो किसी भी इन एनी वे दे आर रिलेटेड इन प्रोडक्शन, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में होता है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर होता है, तो इस वहाँ पर वो लोग कई बार डिपार्टमेंट अलग अलग बना देते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सिर्फ इस पे काम करेगा प्रोडक्शन का, कि लाइक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा, उसके बाद उसमें जो मॉडिफिकेशन होनी है वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट करेगा. तो प्रोडक्शन हमारे डिपार्टमेंट होता है. एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट. सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में
एंगेज नहीं होता है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा होता है बट डायरेक्टली एंगेज नहीं होता है कि लाइक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वहां पर कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही है बट दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज। पर्सनल डिपार्टमेंट है, तो वो जो एम्प्लॉयज हैं उनको अपॉइंट कर रहे हैं, लेबर अपॉइंट कर रहे हैं, बट वो डायरेक्टली एंगेज नहीं है बट इनडायरेक्टली दे आर। लेबर अपॉइंट कर रहे हैं तो अगर लेबर अपॉइंट नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, तो दे आर सपोर्टिंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सर्विस डिपार्टमेंट की जो भी कॉस्ट वो लोग इनकर कर रहे हैं, तो वो वाली जो कॉस्ट है वो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो प्रोडक्ट निकलेगा, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी उसमें उनकी कॉस्ट एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको शुरू से हमेशा ये बताया है कि कंपनी के जितने भी एक्सपेंस हैं वो हमेशा उसको कहाँ पे एडजस्ट कर देता है? प्रोडक्ट की कॉस्ट में। जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो उसमें हम सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखते हैं, क्योंकि वो जो भी कॉस्ट इनकर कर रहा है वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट में एडअप हो जाती है। अल्टीमेटली कंज्यूमर यूज टू पे इट, कि जो भी एक्सपेंस कंपनी बियर करेगी तो वो उसमें टोटल कॉस्ट जितनी भी उसकी आएगी उसके ऊपर वो सेलिंग प्राइस फिक्स करता है। तो अगर सर्विस डिपार्टमेंट, उसने अकाउंटेंट अपॉइंट किया है, उसने मैनेजर अपॉइंट किया है, जनरल मैनेजर अपॉइंट किया है, तो वो प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे बट दे आर पेइंग ऑफ सैलरी, तो उनकी सैलरी का खर्चा कहाँ से निकलेगा? वो जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी की कॉस्ट में तो एडजस्ट होगा। तो इसलिए सर्विस डिपार्टमेंट की जो भी कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रीअपोर्शनमेंट। तो एब्जॉर्प्शन, अब हम एब्जॉर्प्शन के टॉपिक पे आएंगे। बेसिकली एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू कॉस्ट यूनिट या प्रोडक्ट, व्हाट इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो इसमें क्या है? बेसिकली द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ ओवरहेड फ्रॉम कॉस्ट सेंटर टू प्रोडक्ट्स और सर्विस बाय मींस ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट। तो ये जो ओवरहेड है, लाइक कि कंपनी जो है पूरा ओवरऑल सपोज 1 साल का या 3 महीने का डाटा बना रही है कि टोटल 3 महीने में उसके इतने ओवरहेड हुए। ओवरहेड क्या है? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वो अपने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को टोटल करते हैं और ये निकालते हैं कि उन्होंने टोटल कितने ओवरहेड्स पूरे टाइम में इनकर किए हैं। तो उसको वो जो है कॉस्ट सेंटर से, कॉस्ट सेंटर क्या है? बेसिकली कोई डिपार्टमेंट है या प्रोडक्ट्स है, उनसे एक पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन रेट होता है, उसके हिसाब से चार्ज करती है। एब्जॉर्प्शन रेट हम कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये जनरल फॉर्मूला है। अगर हमसे सिंपल एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए बोला जाएगा, अगर हमें प्रोडक्ट के बेसिस पर निकालना है, तो द फॉर्मूला वी विल यूज total overheads divided by number of units produced। तो यहाँ पर ये जो रेट आएगा ये हमारा एब्जॉर्प्शन रेट। तो हम एक पर्टिकुलर बोलेंगे कि हमने सपोज एक बैच में इतने प्रोडक्ट्स निकाले तो उसमें हमने कितने ओवरहेड लिए, तो वहां पर हम उस रेट के साथ उन नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। दिस इज हाउ वी गेट। हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़े थे लास्ट क्लास में। आई थिंक यू मस्ट बी रिमेंबर कि अगर हमें डायरेक्ट मटेरियल परसेंटेज रेट के हिसाब से ओवरहेड निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होता था टोटल ओवरहेड। एक बार फॉर्मूला रिकॉल करिए क्योंकि हमें ये यूज करना है। ये हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे। ये मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज रेट। तो इसमें क्या है कि हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से ओवरहेड रेट निकालना है। तो ओवरहेड रेट एब्जॉर्प्शन रेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनटू 100। ठीक है, तो आपको ये देखना है, आपको मेथड जो है दैट विल बी मेंशन्ड इन क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में मेथड जो है वो गिवन होगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के देना है। तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल। आपको क्या करना है? प्रोडक्शन ओवरहेड विल बी गिवन टू यू, तो यू विल डिवाइड प्रोडक्शन ओवरहेड बाय डायरेक्ट मटेरियल। अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल बोला हुआ है तो जो भी डायरेक्ट मटेरियल होगा उससे आप डिवाइड कर दोगे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यू विल गेट दी एब्जॉर्प्शन रेट। सपोज हमने एग्जांपल लिया था कि टोटल 80,000 के प्रोडक्शन ओवरहेड है, डायरेक्ट मटेरियल 4 लाख दिया हुआ है, तो एब्जॉर्प्शन रेट क्या हो गया? इनको डिवाइड कर दिया 20%। ठीक है,
तो अगर हमें बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर जॉब की उनके पास एक असाइनमेंट आया था, उसमें अगर उन्होंने 1 लाख का मटेरियल यूज किया है तो उसमें ओवरहेड्स कितने हैं? अगर वो 1 लाख का डायरेक्ट मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसमें ओवरहेड कितना यूज कर रहे हैं? दैट इज 20%। जो भी डायरेक्ट मटेरियल होगा उसका 20% इज द ओवरहेड। ये हमारा मतलब है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट का, कि यहाँ पर आपको ओवरऑल आपको डाटा दिया हुआ होगा, फिर आपको एक पर्टिकुलर असाइनमेंट से रिलेटेड या एक पर्टिकुलर ऑर्डर से रिलेटेड वो वाली इंफॉर्मेशन दी होगी और आपको वहां पर ओवरहेड निकालना होगा। तो दैट यू विल गेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस एब्जॉर्प्शन रेट। इज इट क्लियर? क्या ये याद आ गया सबको? इसमें तो अब किसी को कोई डाउट है? कैन वी मूव ऑन विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन? सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो है वो मैंने बताया था, सेमी वेरिएबल ओवरहेड विच इज पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल। पार्टली फिक्स्ड की अप टू सम एक्सटेंट उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड रहती है, बट आफ्टर दैट इट बिकम्स वेरिएबल। सो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज टेलीफोन एंड सुपरवाइजर्स सैलरी। क्योंकि सुपरवाइजर सैलरी क्या है कि सुपरवाइजर को कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो अलॉट किए जाते हैं ऑन अ बेसिस ऑफ फिक्स्ड सैलरी, कि आपको लाइक 20 वर्कर्स आपको जो है हैंड ओवर किए जा रहे हैं, आपको 20 वर्कर्स को सुपरवाइज करना है, जिसके लिए आपको सपोज 20,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ। बट अगर 20 से एम्प्लॉयज ज़्यादा बढ़ते हैं तो आपको पर एम्प्लॉय 500 रुपीज़ पे किया जाएगा। तो अप टू 20 एम्प्लॉयज इट इज़ फिक्स्ड, आफ्टर दैट इट बिकम्स वेरिएबल, क्योंकि पर लेबर उसको 500 रुपीज़ मिलेगा, तो जितने ज़्यादा उसको लेबर और दी जाएगी तो वो जो है अकॉर्डिंगली उसकी जो सैलरी है दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। बट अप टू 20 एम्प्लॉयज इट इज़ फिक्स्ड। उसमें भले ही वो 10 एम्प्लॉय को देख रहा है बट उसको मिलेंगे 20,000, तो वो फिक्स हो गया 20,000 का। बट अगर 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा वो देखेगा तो वहाँ पर फिर वो वेरिएबल हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन जो हमारा उससे रिलेटेड है। ये जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लेंगे। दिस इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन। जस्ट गो थ्रू इट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री फॉर अ मंथ। यहाँ पर ये आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है 1 महीने की दी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की 1 महीने की एक्टिविटी के बारे में आपको बताया हुआ है, ठीक है, पर मंथ पे इनका क्या हुआ। तो 1 महीने में जो इन्होंने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया है दैट इज रुपीज 1,80,000। द डायरेक्ट वेजेस दे हैव पेड 1,50,000। प्रोडक्शन ओवरहेड्स चार्जेबल टू डिपार्टमेंट, तो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1,26,000 है। Total labor hour worked during 1 month is 12,000 hours and machine hour worked in 10,000 hours. ठीक है, this is the information for a month. The relevant data relating to one order carried out in the department during the period are as under. तो उस पीरियड में उन्होंने एक ऑर्डर से रिलेटेड डाटा दिया हुआ है। दे माइट गेट मल्टीपल ऑर्डर्स इन अ मंथ, एक मंथ में उनको मल्टीपल ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं, बट यहाँ पर एक ऑर्डर की बात की जा रही है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उनका जो मटेरियल कंजम्पशन था, डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन 30,000, डायरेक्ट वेजेस 24,750, लेबर आवर्स 1,650 एंड मशीन आवर्स 1,200। ये एक ऑर्डर की आपको इंफॉर्मेशन दी है। You are required to compute the rates of production overhead recovery and overheads chargeable to the order by following method. तो आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना है। तो ये जो रेट बेसिकली निकालना है, ओवरहेड रेट आपको जब भी बोला जाएगा यू नीड टू कैलकुलेट ओवरहेड रेट, इट मीन्स आपको एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको ओवरहेड रेट निकालने के लिए बोला जाएगा इट मीन्स एब्जॉर्प्शन रेट। उसके साथ साथ आपको निकालना है कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर में, इसमें देखो जब हमें ऑर्डर की इंफॉर्मेशन दी है, बाकी ऊपर वाली इंफॉर्मेशन कॉमन है बट इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं है, तो वो जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है वो आपको खुद निकालने हैं। ऊपर तो आपको दिया हुआ है बट उस पर्टिकुलर ऑर्डर में कितने ओवरहेड लगे
कितना टोटल ओवरहेड इनको चार्ज करना है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पर मेथड्स मेंशन है, जो मैंने आपको बोला था कि आपको जो है मेथड्स गिवन होंगे क्वेश्चन में एब्जॉर्प्शन रेट के, कि किस बेसिस पर आपको कैलकुलेट करना है। तो देयर आर 5 मेथड्स। इन 5 मेथड्स के बेसिस पर आपको पहले एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है और फिर आपको इस पर्टिकुलर ऑर्डर का ओवरहेड निकालना। तो मेथड है परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, लेबर आवर रेट, मशीन आवर रेट। So this is so simple. पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट ओवरहेड रेट और फिर उस रेट के बेसिस पर हम ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर। तो वन बाय वन हम मेथड यूज करेंगे। तो फर्स्ट मेथड इज परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल। तो आपको ओवरहेड ऑलरेडी गिवन है, प्रोडक्शन ओवरहेड आपको 1,26,000 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, दैट इज गिवन इन द अपर पार्ट, जो एक मंथ की इंफॉर्मेशन दी हुई है। और आपका फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल भी आपको गिवन है 1,80,000। तो हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई 100। तो हमारा क्या आया ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 70%। इसका मतलब जितना डायरेक्ट मटेरियल वो उन्होंने यूज किया उसका 70% इज द ओवरहेड। इसका रेट का क्या मतलब होता है कि जो भी बेसिस है, यहाँ पर बेसिस है डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल का 70% ओवरहेड है, दैट इज इट। दूसरा है परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस। तो अब की बार क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल की जगह डायरेक्ट वेजेस से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ओवरहेड तो सेम है 1,26,000, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,50,000, तो उससे डिवाइड कर दिया। सो द रेट इज 84%। मतलब जितनी डायरेक्ट वेजेस वो लोग पे कर रहे हैं उसमें 84% जो है वो ओवरहेड्स है। आई होप ये क्लियर है, ये क्लियर है सबको। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें जो इन्होंने रेट निकाला है एब्जॉर्प्शन रेट इज क्लियर टू यू ऑल। एब्जॉर्प्शन रेट में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू राइट इन Q&A। सिंपल है ये, इसमें आपको जो भी मेथड दिया हुआ होता है, आज फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर जो भी मेथड मेंशन होगा रेट निकालने के लिए यू विल डिवाइड इट बाय द सेम। अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल का मेथड दिया है तो आप डायरेक्ट मटेरियल से डिवाइड कर दोगे ओवरहेड्स को। आपको डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है तो ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस से डिवाइड होगा। थर्ड वन इज प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। तो अब की बार किससे डिवाइड करेंगे, प्राइम कॉस्ट से, बट प्राइम कॉस्ट हमें गिवन नहीं है। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट देयर, सो वी विल ऐड अप दिस टू। तो डायरेक्ट मटेरियल है 1,80,000, डायरेक्ट वेजेस है 1,50,000, इन दोनों को ऐड कर दिया, वी विल गेट हाउ मच 3,30,000। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को हम ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द प्राइम कॉस्ट, ठीक है, जिससे हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। सो द परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट इज ओवरहेड, दैट इज सेम, डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट जो हमने टोटल किया मटेरियल प्लस वेजेस, तो वो 3,30,000 आया, फिर मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो दैट इज 38.18%। प्राइम कॉस्ट का 38.18% ओवरहेड्स का। फिर नेक्स्ट इज लेबर आवर रेट। तो लेबर आवर रेट है तो आपकी बार प्रोडक्शन ओवरहेड्स को किससे डिवाइड करेंगे, लेबर आवर से। तो वो हमें 12,000 गिवन है, प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर ₹10.50 पर आवर। तो लेबर को जो भी पे किया जा रहा है उसमें से 10.5 रुपए पर घंटे के हिसाब से उनको ओवरहेड्स के लिए वो लोग पे कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज मशीन आवर रेट। तो अब की बार मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे, सो द रेट इज 12.60 पर आवर। इज दिस क्लियर? अभी हमने 5 मेथड हमें दिए हुए थे, इन पांचों मेथड के हिसाब से वी हैव कैलकुलेटेड द
एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमें क्या करना है, हमें जो ऑर्डर दिया था उसमें प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन नहीं थे, तो हमें ऑर्डर में ओवरहेड्स निकालने एज पर द गिवन मेथड। मेथड हमारे वही वाले, हमें वहां पर अकॉर्डिंग टू ईच मेथड कितना ओवरहेड है वो कैलकुलेट करना। सो द फर्स्ट इज परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल है 30,000, इस ऑर्डर में डायरेक्ट मटेरियल 30,000 है और ओवरहेड रेट हमने कितना कैलकुलेट किया, 70%। तो हमने क्या बोला था कि जितना भी मटेरियल कंज्यूम होगा उसका 70% ओवरहेड है। तो ओवरहेड निकालने के लिए क्या करेंगे, मटेरियल को हम एब्जॉर्प्शन रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट दी ओवरहेड। तो 30,000 विल बी मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट, जो डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से था 70%। ठीक है, आप ऊपर ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हो, डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से एब्जॉर्प्शन रेट 70% था। तो इस ऑर्डर में जो भी डायरेक्ट मटेरियल था उसको 70% के साथ मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट द प्रोडक्शन ओवरहेड। दिस इज द अमाउंट ऑफ ओवरहेड चार्ज्ड, 21,000, राइट। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो आपको इस ऑर्डर में डायरेक्ट वेजेस जो दी हुई है दैट इज 24,750। तो टोटल डायरेक्ट वेजेस ये है और इसका एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, 84%। डायरेक्ट वेजेस का एब्जॉर्प्शन रेट 84% है, तो 84% मल्टीप्लाइड बाय वेजेस पेड 24,750। तो दिस इज द वैल्यू। तो कितना ओवरहेड आया, 20,790। फिर है परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट तो हमें कभी भी गिवन नहीं होती, तो प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड कर देंगे तो वी गेट द प्राइम कॉस्ट, और उसका ऊपर हम एब्जॉर्प्शन रेट देख लेंगे 38.18% था, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय दिस एंड वी गेट दिस ओवरहेड अमाउंट। फिर है लेबर आवर रेट। तो हमें लेबर आवर्स ऑलरेडी गिवन है, लेबर आवर्स आर 1,650, तो उसको उसके गिवन रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो हमने निकाला था 10.50 पर आवर। एक घंटे के इतने हैं तो 1650 घंटे के कितने हो गए, मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज द अमाउंट ऑफ ओवरहेड। एंड सेम वे मशीन आवर रेट, इसमें हमें मशीन आवर रेट 1200 रुपये दिए, सॉरी 1200 घंटे, और हमारा रेट था 12.60, मल्टीप्लाई करके वी विल गेट दी ओवरहेड अमाउंट। This is how you will calculate the overhead absorption rate and the amount of overhead। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है so you please do ask, otherwise it is very simple। First step is to calculate absorption rate and the second step is you need to calculate for a given order or for a given job, that's it। You have already calculated rate, तो आप उसको उसी particular value के साथ multiply करके you will get the amount of overhead in that particular order or job। Any doubt? Take 2 minutes, go through this। इसको go through करिए, अगर कोई doubt है तो आप फिर पूछ सकते हैं। This is the question। These are the various methods on the basis of which you need to calculate। तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, और ये आपको पहले ये आपने सारे रेट्स निकाले हैं, एब्जॉर्प्शन रेट on the basis of each method asked, and then you have calculated overhead chargeable to the order।
डायरेक्ट मटेरियल में ओवरहेड निकालने के लिए आपने ऊपर डायरेक्ट मटेरियल का एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था। वो कैसे निकाला था? जो आपको पूरे मंथ का जो डाटा दिया था उसमें आपने प्रोडक्शन ओवरहेड को यू हैव डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट मटेरियल मल्टीप्लाई 100, so that is the absorption rate. प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल, तो वो एब्जॉर्प्शन रेट आया 70%। ठीक है, वो पूरे मंथ का था। तो अब आपने एक पर्टिकुलर ऑर्डर का आप निकाल रहे हैं जिसमें मटेरियल 30,000 यूज हुआ, तो उस 30,000 को वो उसका जो हमने रेट निकाला उसका क्या मतलब था? अगर हम प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल कर रहे हैं तो वो रेट का क्या मतलब है कि जितना भी मटेरियल हम यूज करेंगे उसका 70% विल बी दी ओवरहेड। तो अगर ओवरहेड हमारा डायरेक्ट मटेरियल 1,80,000 है तो उसमें 1,26,000 ओवरहेड। तो अगर हमारा 30,000 का डायरेक्ट मटेरियल है तो उसमें ओवरहेड कितना होगा? तो हम वहां पर उसको उसके एब्जॉर्प्शन रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। No, this chapter PDF is not on official website. This I will share when I will complete with this chapter. जब मैं ये chapter, because this is the vast topic, ये area, ये वाला जो topic है आपका बड़ा है, so it is taking time. But whenever I will complete this, क्योंकि मैं अभी आपके साथ notes share कर दूँगी तो मेरे notes अभी खुद ही complete नहीं है, so it is of no use to sharing with you people. But after completing this topic, I will share this notes with you on Teams group as well as on the WhatsApp group. मैं दोनों पर आपके साथ share कर दूँगी. Then you will go through this. Till then, you can take this screenshot for your reference. Otherwise, you will get the note after the class. Okay, after completion of this topic. So this is clear. No doubt till now. Aarti, I hope this is clear to you. Can we move on? व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसका एक बार लिंक प्लीज मुझे शेयर कर दो, बट उसमें इतना प्लीज मेक श्योर कि इट शुड हैव स्पेस टू ऐड। अगर कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ओके। क्वेश्चन पूछा है, मे बी आई हैव स्किप्ड। What you have asked for? I don't know. Your query, Ayush. I don't know. I have skipped your message. I think I don't know. मशीन रेट, बेटा मैंने आपको बोला कि आपको जो भी मेथड दिया जाएगा that will be your basis. ठीक है सर, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट। जब तक हम एब्जॉर्प्शन रेट नहीं निकालेंगे वी कैन नॉट कैलकुलेट ओवरहेड फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्डर और फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट द एब्जॉर्प्शन रेट। तो रेट निकालने के लिए जो भी हमें मेथड मेंशन होगा दैट विल बी द बेसिस। तो द फॉर्मूला विल बी प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय द बेस। बेस क्या होगा? जो भी आपका मेथड है। अगर आपको मेथड में डायरेक्ट मटेरियल परसेंटेज रेट बोला है तो आप डायरेक्ट मटेरियल से डिवाइड कर दोगे। अगर आपको मशीन आर रेट के हिसाब से निकालना है तो यू विल डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आर। प्रोडक्शन ओवरहेड विल बी डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आर, वी विल गेट द मशीन आर रेट। ठीक है, कि जो भी टोटल मशीन आर्स होंगे उसमें से कितना अमाउंट जो है वो हमारा जाएगा ओवरहेड्स के लिए। तो वो हमारा रुपीज में आता है, उसमें हम परसेंटेज में नहीं निकालते क्योंकि वो हम आर के बेसिस पर निकालते हैं, तो दैट वी गेट इन रुपीज। इसी तरह लेबर आर रेट है कि जितने भी लेबर आवर्स हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे, मतलब टोटल ओवरहेड्स विल बी डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स, तो वी विल गेट अमाउंट इन रुपीज की इतना जितने भी घंटे एम्प्लॉय लगा रहा है तो इतने पर आवर जो है उसमें ओवरहेड्स हमारा जा रहा है, तो उसमें हम वो रुपीज में कैलकुलेट करते हैं।
all the units. This is the last topic we are doing. This is the last unit we are doing, Bharat. अंकिता, आई थिंक द ग्रुप विल बी हैविंग स्पेस टू एड अप पीपल, क्योंकि लास्ट क्लास से जब मैंने इसको शेयर किया था तो कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें स्पेस नहीं है, द ग्रुप इज ऑलरेडी फुल। बेटा मैंने यहाँ पर एक ग्रुप का लिंक शेयर किया है, देखो यहाँ पर पब्लिश में आपको मिलेगा। आप जो भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, जो मुझे लिख रहे हैं कि प्लीज ऐड मी, सो यू डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल बी एडेड इन दैट ग्रुप। ओके, लिंक शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उस लिंक को क्लिक करो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। अंकिता, मेक श्योर कि द ग्रुप विल बी हैविंग स्पेस टू ऐड अप। ओके, आई थिंक यहाँ तक जो जिसके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। आई शुड स्टार्ट अप विद द नेक्स्ट टॉपिक। गिव मी अ सेकेंड। मनीषा, आपने यहाँ पर मेरे पास चैट में ग्रुप का लिंक शेयर किया है, बट इट इज ऑफ नो यूज। मैं यहाँ से कैसे शेयर कर सकती हूँ? आप मुझे चैट बॉक्स में जो है वहां पर जो QA टैब है वहां पर लिंक शेयर करो। चमन, मैंने बता दिया स्टैंडिंग चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। मैंने शुरू ही यहीं से किया था क्योंकि ये डाउट आपने मुझसे पूछा था, जो मैंने अभी तक आपको। स्टैंडिंग चार्जेस फिक्स्ड चार्जेस होते हैं जो मतलब हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, नहीं हो रही है, बट दैट एक्सपेंस विल टेक प्लेस। वो हमारा एक्सपेंस जो है एज इट इज है, जैसे इंश्योरेंस चार्जेस हैं, रेंट चार्जेस हैं। आपकी प्रोडक्शन होगी या नहीं होगी दैट इज इमटेरियल, बट यू हैव टू पे दोज एक्सपेंसेस। तो वो आपके स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं, फिक्स्ड चार्जेस जिसको हम बोलते हैं। और वेरिएबल चार्जेस विच कीप ऑन चेंजिंग विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, वो हमारे वेरिएबल चार्जेस हैं। ओके, सो give me 5 minutes. I need to drink some water. My throat is just picking up. So give me 5 minutes. Then I'll back to you.
हाँ जी, ये लिंक अंकिता भाई एक वो वाला लिंक शेयर करो ग्रुप का जिसमें स्पेस हो, अगर उसमें स्पेस ही नहीं है, व्हाट इज द यूज ऑफ शेयरिंग द लिंक? प्लीज चेक एंड देन डू शेयर द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हियर जिसमें स्पेस हो, बिकॉज द इशू इज कि स्टूडेंट्स आर थिंक द ग्रुप इज ऑलरेडी फुल. दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्लीज शेयर द लिंक which is having space. Please do check and then share with me. Okay. बेटा मैंने और लिंक शेयर किया है. यू प्लीज डू चेक कि किसी लिंक पर आप क्लिक करके अगर आप ऐड हो पा रहे हो तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाओ. ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो लेट्स सी. नहीं तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग का टीम्स पर भी एक ग्रुप है, वो किसने बनाया है प्लीज अपना नंबर शेयर करो ताकि और बच्चे उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाए, टीम्स वाले ग्रुप को. हु हैज क्रिएटेड दैट ग्रुप दैट इज ऑन टीम्स. तो अपना नंबर शेयर कर दो सो दैट स्टूडेंट्स कैन कांटेक्ट यू एंड दे कैन. हाँ जी, तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करना है, टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट. ये जो ओवरहेड रेट एब्जॉर्प्शन रेट हम ऊपर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो हमने पढ़ा है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट. सो द फर्स्ट वन इज एक्चुअल और प्री डिटरमाइंड रेट. तो ये हमने थोड़ा सा तो आप लोग पता भी है, पहले भी हमने डिस्कस किया था. ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में बी ऑन फिगर्स और एस्टिमेटेड फिगर. तो ये जो एब्जॉर्प्शन रेट होते हैं हमारे एक्चुअल फिगर्स पे भी हो सकते हैं और एस्टिमेटेड फिगर्स पे भी हो सकते हैं. तो पहला हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल ओवरहेड रेट. एक्चुअल ओवरहेड रेट क्या है? इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एक्चुअल ओवरहेड्स बाय एक्चुअल बेस. मतलब एक्चुअली कितने इनकर्ड हुए. तो दिस इज द पोस्ट एनालिसिस. पोस्ट मतलब कि जब हम इनकर्ड कर चुके हैं वो एक्सपेंसेस, व्हेन वी हैव ऑलरेडी इनकर्ड इट, तब हम ओवरहेड रेट निकाल रहे हैं कि जब हमारा मंथ कंप्लीट हो गया. सपोज हम एक महीने का निकाल रहे हैं, सो व्हेन द मंथ विल बी कंप्लीटेड, तो उस मंथ के कंप्लीट होने के बाद हमारा टोटल कितने ओवरहेड्स थे, कितने ओवरहेड्स हमने इनकर किए, और डिवाइडेड बाय जो भी वन ऑफ द मेथड है कि हम मेथड अगर डायरेक्ट मटेरियल ले रहे हैं या हम प्राइम कॉस्ट ले रहे हैं या हम लेबर आर ले रहे हैं, तो एक्चुअली कितना हमारा था. एक्चुअल बेस मतलब एक्चुअली कितना इनकर्ड था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, व्हाटएवर विल बी द बेसिस. तो उसको हम एक्चुअली वाला लेते हैं जो हमने एक्चुअली हमारा हुआ. और प्री डिटरमाइंड क्या है? वो एस्टिमेशन के बेसिस पर होता है. दैट इज बिफोर इनकरिंग, कि मंथ के बिगिनिंग में हम एस्टिमेट बना रहे हैं कि हमारा क्या रेट रहेगा. तो दिस इज आफ्टर and this is the before incurring that expense here, before incurring that overhead. So it is computed by dividing estimated or budgeted amount of overhead. कि ये पहले से मान के चलते हैं कि सपोज हमारा overhead इस बार जो है 1,50,000 का हम overhead incur करेंगे इस मंथ में. तो वो एक estimation है कि कुछ एनालिसिस करके, मार्केट एनालिसिस करके, तो वहाँ पर जो बजट्स बनाए जाते हैं. बजट्स क्या होता है? बजट्स पहले बनाए जाते हैं कि हम अगर आगे 3 महीने हमें कैसे काम करना है, तो उसके पहले बजट्स बनाए जाते हैं कि हम इतना मटेरियल पे लगाएंगे, इतना लेबर पे लगाएंगे. तो बजटेड अमाउंट मतलब एस्टिमेटेड अमाउंट होता है. पहले से वो लोग मान के चलते हैं कि हम इतना ओवरहेड रेट हमारा इतना ओवरहेड हम इनकर करने वाले. ठीक है, तो एस्टिमेटेड ओवरहेड अमाउंट डिवाइडेड बाय बजटेड बेस. बजटेड बेस अगर लेबर आवर की बात करेंगे तो इस महीने हमारा लेबर आवर जो है 15,000 घंटे होगा. दिस इज दी ओनली बजट. सिर्फ एक मान के चलते हैं. एक्चुअली इट कैन बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ द एनी रीजन, कि जैसे हमारा इस टाइम लॉकडाउन हो गया तो किसी ने जो भी एस्टिमेटेड फिगर की वो सारी खराब हो गई क्योंकि फैक्ट्रीज तो बंद हो गई. जिसने सोचा था 15,000 घंटे काम करेंगे इस मंथ के अंदर, तो वो 15,000 घंटे कैसे होंगे जब लॉकडाउन हो गया. सो actual figures may be different from the budgeted figures. तो predetermined मतलब पहले से एक estimation बनाना, और actually जब हमारा actual हो जाता है उसके बाद उसका estimate, उसके बाद उसको calculate करना. तो these are the two types of overhead rate. Actual जब हम actually incurred कर चुके हैं उसके बाद जो रेट निकालेंगे, और predetermined कि हम अपना काम शुरू होने से पहले, लाइक इन दी बिगिनिंग ऑफ मंथ, हम ये निकाल रहे हैं कि हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना रहेगा
ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ओनली। उस महीने का जो भी बजट बनाया होगा उन बजट्स की वैल्यू के बेसिस पर जो ओवरहेड रेट निकालते हैं वो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट होता है। दूसरा है ब्लैंकेट और मल्टीपल रेट। तो ब्लैंकेट ओवरहेड रेट क्या है? दिस इज अ सिंगल ओवरहेड रेट फॉर द एंटायर फैक्ट्री। तो इसका मतलब कि लाइक जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है या अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। तो ब्लैंकेट ओवरहेड रेट होता है कि पूरी फैक्ट्री के लिए सेम एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो यूज कर रहे हैं, सेम ओवरहेड रेट वो यूज कर रहे हैं कि सपोज 70% है तो पूरी फैक्ट्री उसका 70% ही वो यूज कर रही है। इट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग टोटल ओवरहेड्स फॉर द फैक्ट्री by total number of units of base for the factory। तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल ओवरहेड्स ऑफ द फैक्ट्री। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही है, हर एक डिपार्टमेंट के जितने भी ओवरहेड्स होंगे उन सबका टोटल किया जाएगा कि अगर वहाँ पर 5 डिपार्टमेंट है तो उन 5 डिपार्टमेंट को ओवरहेड्स को प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय हर एक डिपार्टमेंट की जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी हम बेस ले रहे हैं उनको एड अप कर देंगे और फिर हम वहाँ पर एक सिंगल ओवरहेड रेट निकालते हैं। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में वही वाला सेम रेट जो है वो यूज किया जाता है। और मल्टीपल रेट्स का क्या मतलब है? अ नंबर ऑफ सेपरेट रेट्स फॉर ईच डिपार्टमेंट या कॉस्ट सेंटर। वहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट की अगर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना अपना ओवरहेड रेट निकालेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A, B, C 3 डिपार्टमेंट्स है तो डिपार्टमेंट A जो है वो अपना ओवरहेड रेट निकालेगा, उसने टोटल कितने ओवरहेड इनकर किए, उसकी कितनी यूनिट्स लगी वो अपने से डिवाइड करेगा। डिपार्टमेंट B इसी तरह अपने ओवरहेड्स को अपनी नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेगा। दिस इज हाउ दे विल कैलकुलेट देयर ओवरहेड रेट और वो हर एक अपना अपना ओवरहेड वहाँ पर रेट यूज कर रहा होता है। फॉर इंस्टेंस सेपरेट रेट्स में बी कैलकुलेटेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेपरेट रेट्स ये जो है ये अपने आप जो है अपने लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्ट, फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड। तो इन सब के लिए सेपरेट रेट्स जो है वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना सेपरेट रेट कैलकुलेट कर रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट अपने लिए सेपरेट रेट जो है वो, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस रहेगा ओवरहेड्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ओवरहेड्स ज़्यादा होंगे, वहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होंगे, इनडायरेक्ट भी होंगे, बोथ विल बी देयर। सर्विस डिपार्टमेंट में इनडायरेक्ट ज़्यादा होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने नहीं होंगे। तो there are different rates, so they can calculate for themselves. For each of the department they can calculate their separate rate of overhead. The multiple rate can be computed by dividing overhead of department or cost center by corresponding base. तो ये फॉर्मूला बेसिकली बताया, जैसे ऊपर बताया था कि इसका ओवरहेड रेट कैसे कैलकुलेट होगा। डिपार्टमेंट जो है, जिस डिपार्टमेंट के लिए ओवरहेड कैलकुलेट किया जा रहा है, रेट कैलकुलेट किया जा रहा है, वो अपना ओवरहेड लेगा, उसको अपने पर्टिकुलर बेस से, जो भी वो बेसिस पर लेना चाहता है उससे वो डिवाइड कर देगा। ये क्लियर हो गया? ये दोनों आपको क्लियर है टाइप्स ऑफ ओवरहेड। एक आपको बताया मैंने एक्चुअल और प्रीडिटरमाइंड, और दूसरा मैंने बताया ब्लैंकेट और मल्टीपल। इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो प्लीज पूछिए। Important names, Bharat, I don't know, मतलब what you are talking about, important names, I don't know, मतलब I didn't get you. It is uncertain, but they work on the theory of budget. आप जब भी किसी फैक्ट्री में बात करोगे तो वहाँ पर कभी भी रैंडम बेसिस पर काम नहीं होता है, हमेशा बजट्स बनाए जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो भी हैं दे यूज टू मेक बजट, क्योंकि उनको एक आइडिया होना चाहिए। बजट बनाने का क्या पर्पस होता है कि उनको एक आइडिया रहता है कि उनको कितना मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कितनी लेबर आएगी, कितने एक्सपेंसेस उनको बियर करने पड़ेंगे, तो अकॉर्डिंगली दे नीड टू हैव फंड्स फॉर दिस थिंग, तो दैट्स व्हाई दे नीड टू मेक बजट।
ठीक है। और बजट कभी भी हवा में ऐसे ही नहीं बनाया जाता, पूरा सर्वे किया जाता है, पूरी मार्केट एनालिसिस की जाती है, उसके बाद बजट बनाया जाता है कि एट प्रेजेंट व्हाट इज द मार्केट रेट, एट प्रेजेंट व्हाट इज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो पहले सब चीज एनालाइज की जाती है, ऑन दैट बेसिस दे यूज टू मेक बजट। बट यस, वेरिएशंस आर देयर। तो अनसर्टेन इज द रॉन्ग वर्ड, दिस इज नॉट अनसर्टेन। अनसर्टेन तो होता है कि हमने ऐसी प्रिडिक्शन कर दी कि कल बारिश होगी, बट हमें तो नहीं पता। ठीक है, जो वेदर फॉरकास्टर हैं वो भी पहले एनालाइज करते हैं कि अगर आप गूगल पे चेक करते हो कि बारिश की प्रिडिक्शन है या नहीं है, तो वो भी पहले कुछ एनालाइज करते हैं, पूरी वेदर रिपोर्ट देखते हैं, देन दे यूज टू कमेंट। बट अगर हम बोल रहे हैं कि कल बारिश होगी, दैट इज अनसर्टेन, कि हमने तो ऐसे ही बोल दिया। बट अगर कोई चीज पूरी एनालिसिस के बाद बोली जाती है तो अनसर्टेन इज द रॉन्ग वर्ड फॉर दैट। दिस इज नॉट अनसर्टेन, बट वेरिएशंस कैन बी देयर बिकॉज दिस इज नॉट एक्चुअल। इन एक्चुअल की अगर हम एक महीने का बजट बना रहे हैं तो उस एक महीने में कुछ चीजें जो है वो चेंज हो सकती हैं, कि लाइक उस एक महीने में कहीं पे सपोज वॉर हो गई, या फिर जो सप्लाई है वो शॉर्ट हो गई बिकॉज ऑफ एनी रीजन, एम्प्लॉइज जो है वो बीमार हो गए तो वो प्रोडक्शन उतनी नहीं हो पाई। तो वो रीजंस हो सकते हैं विच आर अनप्रिडिक्टेबल, तो उसकी वजह से कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं। नहीं तो बजट्स जो है बहुत तरीके से एकदम सटीक बनाए जाते हैं कि बहुत कम वेरिएशंस हो। प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड जो हम कह रहे हैं एस्टिमेशन के बेसिस पर जो होता है, जो बजट्स बेसिकली होते हैं, तो वो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड होता है कि पहले से अंदाजा लगाना कि हम कितना हमारा ओवरहेड आएगा। कॉस्ट सेंटर जैसे हमारा डिपार्टमेंट होता है ना, तो जैसे कई बार हर जगह डिपार्टमेंट नहीं बनाते, छोटी छोटी यूनिट्स बना देते हैं, तो उन यूनिट्स को कॉस्ट सेंटर हम नाम दे देते हैं। बेटा मैं वेटेज जो है ना भरत हर चैप्टर की आपको बता रही हूँ, तो ऐसा देखो उसके वेटेज के हिसाब से आई हैव गिवन वेटेज फॉर एवरी यूनिट। मैंने हर एक यूनिट की आपको वेटेज बताई है। जैसे इस यूनिट की मैंने आपको बताई कि इट कंटेन्स दैट विल कैरी 15 मार्क्स, 15 नंबर का पेपर आपका इसी में से आएगा। सो फ्रॉम दैट यू कैन गेट एन आइडिया। वेटेज तो आपको मैं एक और सब सारी बता रही हूँ साथ साथ। इसमें मशीन आवर रेट जो है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस वाले यूनिट में मशीन आवर रेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, मशीन आवर रेट का क्वेश्चन आता है, राइट। जनरल ओवरहेड्स मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो हमारे होते हैं, दीज आर नोन एज जनरल ओवरहेड्स। Okay, Ankita, general overhead is the term that is used for the administrative overhead, जो हमारे common कुछ expense होते हैं कि general manager को salary भी करना, stationery, accountant की salary, audit fees, तो these are the general overhead, सारे indirect expenses हैं। यहाँ तक कि I have taken up all the doubts. Let's move on. Now, absorption of administrative overheads. तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है उसको हम ऑफिस ओवरहेड्स भी बोलते हैं, उसको हम जनरल ओवरहेड्स भी बोलते हैं। तो अगर आपको कभी भी जनरल ओवरहेड्स टर्म मिलती है तो इट मींस दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। जो आप कॉस्ट शीट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पढ़ के आए हो वो आपका जनरल ओवरहेड्स ही होता है, ठीक है। Office and administration overheads pertain to general management and administration of business. तो ये जो आपको ओवरहेड्स दिए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड, सो इसका जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो जनरल मैनेजमेंट से होता है कि ओवरऑल कंपनी का मैनेजर हो गया, लाइक सीईओ हो गए, या फिर वहाँ पे और भी लोग जो हैं, तो वो जो बिजनेस को बेसिकली एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसकी पूरी देख रेख कर रहे हैं। एक तो होता है प्रोडक्शन करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट बाकी चीजें जो भी मैनेज करने वाली होती हैं दैट इज डन बाय द जनरल मैनेजमेंट स्टाफ, ठीक है। दे आर लुकिंग आफ्टर द होल बिजनेस। तो उनको जो भी पे किया जा रहा है, उनकी सैलरी उनको और या कुछ भी पे किया जाता है, तो दैट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड।
They may be defined as indirect expenditure incurred in formulating the policy, directing the organization and controlling the operations of an undertaking. तो ये जो है these are the indirect expenses. क्योंकि हमने indirect expenses क्या बोले हैं? Because the expenses which we are not incurring in production of the product, we are not directly incurring that expenditure for the production purpose, but indirectly they are handling the business, they are contributing the production. Because what they are doing, general management क्या करती है policy formulation में, कि हमें policy formulation रिगार्डिंग कि हम जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी में बन रहे हैं तो इनमें से कितने प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हैं, कुछ लॉस मेकिंग यूनिट्स भी हो सकती हैं, तो उनके लिए डिसीजन लेना कि इनको हम बंद कर देंगे या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमें ज़्यादा और इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है. सो दीज आर दी वेरियस पॉलिसी डिसीजंस दैट इज मेड बाय द जनरल मैनेजमेंट. इसके अलावा डायरेक्टिंग दी ऑर्गेनाइजेशन कि उनको किस तरीके से आगे मूव ऑन करना है, किस तरीके से प्रोसीड करना है, वो सारा उनको देखना. या फिर जो भी ऑपरेशंस वहाँ पर किए जा रहे हैं, ऑपरेशंस इन द सेंस जो भी वो लोग काम कर रहे हैं, फंक्शनिंग को उनको कंट्रोल करना. तो दिस ऑल थिंग इज डन बाय द जनरल मैनेजमेंट. तो उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस बियर किए जाते हैं वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, एंड दैट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. These overheads are of general character and are incurred for the business as a whole. तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये ओवरऑल बिजनेस को लुक आफ्टर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग के सिर्फ वो अपना प्रोडक्शन करेंगे, उनका काम खत्म हो गया, बट ओवरऑल बिजनेस को रन करना, उसको चलाना, ये चेक करना, मतलब जो पॉलिसीज बनाना कि रिगार्डिंग कि जो भी काम चल रहा है ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या उसमें कमी है, उसको लाइक आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करना. तो दीज आर दी वर्क डन बाय द जनरल मैनेजमेंट, और वो ओवरऑल बिजनेस को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या है? सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, सैलरी ऑफ जनरल ऑफिस स्टाफ. जनरल ऑफिस स्टाफ मतलब कि लाइक रिसेप्शन होता है तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट जो भी है, या फिर और लोग केयर टेकर वहाँ पर घूम रहे होते हैं, या फिर जैसे अकाउंटेंट्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए, ऑल दे हैव अपॉइंटेड फॉर दैट पर्पस. इसके अलावा ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस मशीन कि लाइक प्रिंटर लगा हुआ है, ठीक है, प्रिंटर प्रोडक्शन पर्पस में तो यूज नहीं हो रहा ना, दैट वी यूज इन ऑफिस. तो प्रिंटर पे क्या है, वही धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लगेगा कि उसकी लाइफ 4 साल 5 साल इतनी ही होगी ना, तो वो डेप्रिसिएशन लगेगा उसके ऊपर. तो दैट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. Office and administrative overheads generally constitute a small portion of the total cost as compared to production overhead. तो production overhead के साथ अगर हम compare करें तो यहाँ पर जो cost incur की जाती है that is less, क्योंकि production overhead this is the major work, this is the main work of the company कि अगर वहाँ पर production हो रही है तो that is the main occupation. उसके अलावा अगर कुछ खर्चा हो रहा है जो हम जनरल वाला कह रहे हैं तो वो कम होता है एज कम्पेयर टू दैट प्रोडक्शन, क्योंकि उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों ही ज़्यादा होते हैं. उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि मशीनरी वहाँ पर होगी, उनकी वो पावर यूज करेगी, तो दैट एक्सपेंसेस आर मोर एज कम्पेयर टू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. For the purpose of absorption of these overheads, a single overhead rate is computed by any one of the following method. तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है, क्योंकि वो एक पूरा ऑफिस का वहाँ पर काम हो रहा है तो वहाँ पर जनरली ब्लैंकेट रेट यूज किया जाता है. ब्लैंकेट रेट आपको बताया था कि पूरे चीज के लिए एक ही रेट वहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है. तो उसके लिए फॉलोइंग मेथड्स दे कैन यूज. देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिसके बेसिस पर वो एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेते हैं, ओवरहेड रेट निकाल लेते हैं. सो द फर्स्ट मेथड इज परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट. तो यहाँ पर वर्क कॉस्ट हमने लिया तो ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट. वर्क कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, जिसमें हम वर्क इन प्रोग्रेस भी एडजस्ट कर देते हैं, प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. तो वो जो हमारी फिगर आती है दैट इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट या नेट वर्क कॉस्ट. तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को डिवाइड कर देंगे वर्क कॉस्ट के साथ. तो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला. मेथड आपको गिवन होगा,
According to the method, you need to do administrative overhead divided by the given base. दूसरा है percentage of sales, तो डिवाइडेड बाय सेल्स कर देंगे, जितनी भी टोटल सेल्स होगी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100, और एज अ परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट. नाउ व्हाट इज कन्वर्जन कॉस्ट? कन्वर्जन कॉस्ट इज बेसिकली वो वाली कॉस्ट जब रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, ठीक है, वो वाली जितनी भी कॉस्ट इनकर की गई रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, whatever cost they have incurred, that is known as conversion cost. It includes पढ़ रही मैं, conversion cost is the cost of converting raw material into finished goods. It includes cost of direct labor and factory overhead, but this method is rarely used. तो आपको जो important है वो ऊपर के दो method important है, परसेंटेज टू वर्क कॉस्ट, परसेंटेज टू सेल्स. ये वाला मेथड बहुत कम यूज किया जाता है, ठीक है. और इसका जो फॉर्मूला है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल कन्वर्जन कॉस्ट मल्टीप्लाई 100, ठीक है. ये था एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. इसमें किसी को कोई डाउट है या हम आगे चलें इसमें? नो डाउट. Yes, now absorption of selling and distribution overheads. Selling and distribution overheads को हम उसके लिए क्या है, selling and distribution cost क्या होती है, पहले ये समझेंगे. Selling and distribution cost are usually incurred after the production of product or services completed. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कब आ जाती है? जब हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया उसको बेचने के लिए, उसको उसके अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर की जाती है वो हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है. जैसे इसमें हमारे कुछ एग्जांपल्स क्या होते हैं कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हमारी हो गई, या जो हम कहते हैं वेयर हाउसेस जो हैं वो हमारा हुआ, कमीशन जो है सेल्समैन कमीशन हम दे रहे हैं. तो दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट. जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को आगे बेचने के लिए जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जा रहे हैं दैट कम्स अंडर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है. तो व्हाट इज सेलिंग कॉस्ट? इसको देखो क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज आफ्टर प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई. प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप इज द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट. तो उसके लिए जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं, जो एक्सपेंस इनकर्ड किए जाते हैं वो हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं. Selling cost is the cost of seeking to create and stimulate demand and of securing orders. तो selling cost क्या है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए लाइक डिमांड क्रिएट करना, अगर डिमांड है तो उसको बढ़ाना, स्टिमुलेट मतलब बढ़ाना, जितनी डिमांड है उसको और बढ़ाने की कोशिश करना, या फिर नए नए ऑर्डर्स को लेके आना. तो उसके लिए जो भी कॉस्ट इनकर की जाती है वो हमारी सेलिंग कॉस्ट है. तो स्टिमुलेट डिमांड के लिए क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट, जैसे टीवी पे भी हम देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी काफी पॉपुलर है मार्केट में, लाइक कोलगेट है. कोलगेट इज द नोन ब्रांड, बट स्टिल वी फाइंड एड ऑफ कोलगेट ऑन द टीवीज. क्यों? बिकॉज दे वांट टू स्टिमुलेट डिमांड, कि और भी अपने नए कस्टमर्स जो है बनाना चाहते हैं, अपनी डिमांड बढ़ाना चाहते हैं. तो दे यूज टू डू वेरिएशंस इन देयर प्रोडक्ट, ठीक है. तो उसके लिए नए नए एडवर्टीजमेंट निकालना, या फिर जैसे आपको सैंपल्स देके जाते हैं घर पे, डोर टू डोर वो लोग सैंपल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या फिर फ्री गिफ्ट्स दे रहे होते हैं कि लाइक टूथपेस्ट के साथ एक ब्रश फ्री दे दिया, तो उससे यूजुअली डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है. तो दीज आर दी वेरियस एक्सपेंसेस टू क्रिएट डिमांड, टू स्टिमुलेट डिमांड.
तो दैट कम्स अंडर सेलिंग कॉस्ट, वो सेलिंग कॉस्ट का पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है? इट इज द कॉस्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस व्हिच बिगिन विद द मेकिंग द पैक्ड प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर डिस्पैच and ends with making the reconditioned returned empty packages if any available for reuse। तो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है कि हमें ऑर्डर मिल गया, सेलिंग कॉस्ट में क्या था कि हम डिमांड बढ़ा रहे हैं, उसको हम नए नए ऑर्डर्स को लेके आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब व्हेन वी गेट द ऑर्डर वी नीड टू गिव द प्रोडक्ट्स टू दैट रिस्पेक्टिव पीपल, तो उसके लिए जो पैकिंग करके उनको उनकी जगह पे डिस्पैच किया जा रहा है, या फिर जो खाली पैकेजेस एम्प्टी पैकेजेस वी आर रिसीविंग बैक, या और भी कुछ जो भी हम एक्सपेंस बियर कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो इसके क्या एग्जांपल्स हैं? कैरिएज आउटवर्ड, कि अगर हमें ऑर्डर मिल गया तो हमें वहाँ तक अपना माल सप्लाई करना है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई वहाँ तक करनी है, तो वो जो हम एक्सपेंस बियर करेंगे कैरिएज आउटवर्ड, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, तो उसके लिए जो भी एक्सपेंस बियर कर रहे हैं कैरिएज आउटवर्ड। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, कुछ लोग कि रास्ते में गुड्स जा रहे होते हैं, उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, गुड्स खराब हो गए तो नुकसान हो जाएगा, तो उनकी इंश्योरेंस करा के रखते हैं, तो दैट कम्स अंडर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी वैन्स, की जो डिलीवरी वैन वो लोग यूज कर रहे हैं, जो मतलब जो उनका फिनिश्ड गुड्स जो है पहुंचा रहे हैं जगह तक, लोगों तक, लाइक जो भी मीडिएटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, वहाँ तक उनके प्रोडक्ट्स को पहुंचा रहे हैं, तो डिलीवरी वैन्स उनकी अपनी वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसको टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करना पड़ेगा, रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, उसमें जो एक्सपेंस बियर किया जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। वेयर हाउसिंग, जो स्टोर हाउस बना के रखते हैं ताकि वहाँ से सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो दैट कम्स अंडर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आई थिंक समझ में आ गई। सेलिंग कॉस्ट सिर्फ कि हम अपनी सेल्स कैसे बनानी है, कैसे बढ़ानी है, ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, वो सारा सेलिंग कॉस्ट का पार्ट है, और फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूशन करके लिए जो भी एक्सपेंस कर किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। वेरियस मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। तो इसके भी अपने कुछ मेथड्स हैं, जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव के पढ़े थे, वर्क कॉस्ट या फिर सेल्स, तो जैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। इसका फर्स्ट मेथड क्या है? अ रेट पर यूनिट ऑफ सेल्स, तो पर यूनिट ऑफ सेल्स के हिसाब से दिस मेथड इज एम्प्लॉयड व्हेन द कंपनी इज सेलिंग वन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो ये वाला मेथड कहाँ पर यूज होगा? अगर कंपनी एक सिंगल टाइप का प्रोडक्ट कोई भी बना रही है, ठीक है। कुछ कंपनीज जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट बना रही है, जैसे LG है, LG का टीवी भी आ रहा है, LG की वॉशिंग मशीन भी आ रही है, LG के AC भी आ रहे हैं, तो दे आर मेकिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो वहां पर ये वाला मेथड यूज नहीं होगा, ठीक है। ये कहाँ पर यूज होगा? जहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, एक ही यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। जैसे हम कह रहे हैं कि शुगर मिल्स होती हैं, तो दे आर ओनली मेकिंग शुगर्स, तो वो उसी को सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगी, तो ये वाला मेथड वहां पर यूज हो सकता है। तो ये वाला मेथड कहाँ यूज होगा? जहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट जो है वो बेचा जाता है। The total selling and distribution overheads to be absorbed are divided by the total number of units sold to arrive at a rate per unit। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? total selling and distribution overheads divided by number of units sold। तो हमारा रेट पर यूनिट आएगा कि एक यूनिट के लिए कितना ओवरहेड रेट है, तो ओवरहेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, दिस इज द फॉर्मूला। दूसरा है अ परसेंटेज टू सेल्स, दिस इज वेरी सिंपल, जितने भी ओवरहेड्स हैं उसको सेल्स के साथ डिवाइड कर देंगे। दिस मेथड इज रिकमेंडेड व्हेन द कंसर्न इज सेलिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो जहाँ पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वहाँ पर ये वाला मेथड जो है वो सुटेबल है, कि जितना भी ओवरहेड इनकर किया उसमें डिवाइड कर देंगे उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को, कितनी यूनिट्स उसकी बेची। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। अब परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट ये वैसे ही आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट मल्टीप्लाई 100।
Selling and distribution overhead divided by total work cost into 100. Is this clear? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Screen is visible बेटा. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मैंने आपको बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल ओवरहेड है कि जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे जहाँ पर हैं. प्रोडक्शन ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड में आ जाता है कि एक फैक्ट्री में जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है उसके अंदर जो भी एक्सपेंस बियर किया जाएगा वो सारा प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाता है. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, लाइक जनरल स्टाफ काम कर रहा है. जनरल स्टाफ मतलब जहाँ ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट होती है, जनरल मैनेजर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है. बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर द पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स. कि उनकी बोर्ड मीटिंग्स होती है, सब कुछ होता है जहाँ पर क्या प्रोडक्शन करनी है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, वो सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, डिसीजन लिया जाता है. तो वहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस बियर किए जाते हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है. अकाउंटेंट अपॉइंट करेंगे तो वो ऑफिस में बैठेगा, ऑडिटर आएगा तो वो ऑफिस में बैठेगा. तो उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे, स्टेशनरी है या और भी, तो आपको जनरल ओवरहेड्स के नाम से बेसिकली ये आपको क्वेश्चन में मिल जाता है. तो दैट कम्स अंडर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. टोटल कन्वर्जन कॉस्ट कैसे निकालेंगे कि आपने रॉ मटेरियल जहाँ से खरीदा तो दैट बिकम्स द प्राइम कॉस्ट. तो आपका प्राइम कॉस्ट भी आएगा उसमें, आपका उसके अंदर फैक्ट्री कॉस्ट भी आ जाएगा और आपका उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि हमारा सिर्फ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जब तक प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता, वैसे तो वो प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो जाता है, जहाँ हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए हमारा वहाँ पर कंप्लीट हो गया. फिनिश्ड गुड्स हमारा जहाँ पर कंप्लीट हुआ वो हमारा सारा कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा. एंड यू विल नॉट गेट एनी क्वेश्चन ऑन दिस कन्वर्जन कॉस्ट. रेट पर यूनिट निकालना है तो पहले हमें टोटल ओवरहेड्स निकालेंगे. अगर हम जनरल ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो भी है वो निकाला और उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, क्योंकि पर यूनिट है, एक यूनिट के लिए कितना ओवरहेड हम वहाँ पर इनकर कर रहे हैं वो हमारा रेट होता है. ठीक है, रेट पर यूनिट मतलब फॉर 1 यूनिट ऑफ आवर प्रोडक्शन, फॉर 1 यूनिट ऑफ आवर गुड how much overhead we are incurring, so that becomes rate per unit. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, तो हमारा रेट पर यूनिट निकल के आता है. अगर हमें यूनिट का सोल्ड का नहीं बताया हुआ तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड भी हम ले सकते हैं. तो दैट डिपेंड्स के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है और हमें क्या दिया हुआ है, तो वो तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट से करना है. अब वो आपको प्रोड्यूस दी है तो प्रोड्यूस से कर दोगे, सोल्ड दी है तो सोल्ड से कर दोगे. और विल बी गिवन. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? Now next topic is under absorption and over absorption of overhead. ये हमने पहले भी पढ़ा था, जो मैंने आपको बोला था कि overhead के चैप्टर में ये आपको डिटेल मिलेगा. तो अब ये पढ़ते हैं कि अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या है. तो अंडर व्हेन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स एक्चुअली इनकर्ड, इट इज कॉल्ड अंडर एब्जॉर्प्शन और अंडर रिकवरी. तो अगर हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स ज़्यादा हैं और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कम है, कि एक्चुअल ओवरहेड सपोज हमारे 5000 है और हमारे ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड जो है वो 4000 है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इज लेस. तो दिस इज कॉल्ड अंडर एब्जॉर्प्शन. तो हमें हमेशा एक्चुअल ओवरहेड के साथ कंपेयर करना है एब्जॉर्ब. हम ये ऊपर जो अभी हमने सारे ओवरहेड्स कैलकुलेट किए वो एब्जॉर्ब्ड है. ठीक है, कीप इन माइंड दिस थिंग कि ऊपर जो हम जो हम रेट निकाल रहे थे दैट वाज एब्जॉर्प्शन रेट. तो वो जो वैल्यू थी वो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड थे, उनको एक्चुअल ओवरहेड के साथ कंपेयर करते हैं. तो अगर हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कम है एक्चुअल से तो उसको हम अंडर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं.
दिस हैज द इफेक्ट ऑफ अंडरस्टेटिंग द कॉस्ट। तो अगर हमारे अंडर एब्जॉर्प्शन है, अगर हमारे ओवरहेड एब्जॉर्ब जो है अंडर एब्जॉर्प्शन में आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम अपनी कॉस्ट को कम दिखा रहे हैं, बिकॉज द ओवरहेड इनकर्ड्स आर नॉट फुल्ली रिकवर्ड इन द कॉस्ट ऑफ जॉब्स प्रोसेसेस। ऊपर हमने क्या किया था, आप रिकॉल करो, जो मैंने ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था एब्जॉर्प्शन वाला, उसमें जो ऑर्डर हमने लिया था कि अगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हमारा उसमें ओवरहेड एब्जॉर्ब हमने निकाले थे, तो उसके बेसिस पर उस ऑर्डर की कॉस्ट बनी होगी। तो अगर हमारे अंडर एब्जॉर्ब थे ओवरहेड, तो हमने जो कॉस्ट है वो कम दिखाई, क्योंकि हमने ओवरहेड कम दिखाया तो हमारी कॉस्ट भी कम हो गई। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट दिया हुआ है ₹5 पर मशीन आर। ये हमने पहले से ही डिसाइड किया था कि हमारा एस्टिमेशन था कि हमारा जो रेट रहेगा वो ₹5 पर मशीन आर रहेगा। एक्चुअल मशीन आवर्स हुए 1500, एक्चुअल ओवरहेड्स है 9000। तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड क्या है, वो प्री डिटरमाइंड रेट के हिसाब से निकालेंगे, रेट मल्टीप्लाई एक्चुअल मशीन आवर, तो वो है 7500। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है 7500, एक्चुअल ओवरहेड है 9000, तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज लेस देन एक्चुअल ओवरहेड, तो दिस इज अंडर एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर? एब्जॉर्प्शन रेट जो है बेसिकली एस्टिमेटेड वैल्यूज पर निकाला जाता है। एक्चुअल तो हमारा आफ्टर कंप्लीशन होता है, बट जो हमारा एब्जॉर्ब होता है वो हमारा एस्टिमेटेड बेसिस पर होता है। जैसे यहाँ पर आपको प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट दिया, तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन के हिसाब से 7500 ओवरहेड बन रहा था, जबकि एक्चुअली वो आया 9000। So absorbed overhead is less than actual overhead, so this is called under absorption by ₹1500. Under absorption समझ में आ गया? तक तो कुछ नहीं पूछना। फिर है ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन इसका बिल्कुल उल्टा। When absorbed overhead are more than actual overhead, then it will be over absorption। जैसे यहाँ पर तो absorbed था 7500, actual था 9000, तो this is less। But if it is 10,000, overhead absorbed is 10,000, actual is 9,000, so this is more, so this is over absorption। तो हमें बस अपने जो overhead absorbed है उसको actual के साथ compare करना है। अगर absorbed कम है तो अंडर एब्जॉर्प्शन होगा, अगर एब्जॉर्ब ओवरहेड ज्यादा है तो ओवर एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, दिस इज द ओनली कंसेप्ट। व्हेन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड इज मोर देन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड, इट इज नोन एज ओवर एब्जॉर्प्शन। इट हैज द इफेक्ट ऑफ ओवरस्टेटिंग द कॉस्ट। वहां पर तो अंडरस्टेट कर रहे थे, क्योंकि हमने वहां पर जब ओवरहेड कम लिए, हम जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सारी कॉस्ट ऐड कर देते हैं, तो हमारे जो ओवरहेड्स है वो भी हम ऐड करते हैं। तो अगर हम कम ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट कम आएगी, और अगर हम ज़्यादा कॉस्ट ऐड कर देंगे, अगर हम ज़्यादा ओवरहेड ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, जो हमारी कॉस्ट ऑफ जॉब है वो बढ़ी हुई दिखाएगा, क्योंकि ओवरहेड ज़्यादा दिखा रहे हैं तो हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा दिखाएगा। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर मशीन आर वर्क 1900 कर देते हैं, 1500 थे, अगर वो 1900 कर देते हैं तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 9500 हो गया, और एक्चुअल तो 9000, तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज मोर बाय ₹500। दिस इज अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो इसके रीजंस क्या है, या इसका कॉजेज ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या है। फॉल्टी एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। तो वो हमारा अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन क्यों आता है, क्योंकि हमारा एस्टिमेशन बेस्ड है, हमने सिर्फ एस्टिमेट लगाया था कि हमारा इतना होगा। तो अगर अंडर और ओवर आ रहा है तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल। तो व्हाट इज द रीजन कि हमने या तो एस्टिमेशन ठीक नहीं किया, ओवरहेड कॉस्ट जो था वो एस्टिमेशन गलत किया, या फिर जो आउटपुट था, जैसे यहाँ पर मशीन आवर्स है, यहाँ पे मशीन आवर्स हमने 1500 लिया, तो हमने जो ये
क्वांटिटी या आउटपुट लिया वो अगर हमने गलत एस्टिमेट किया कि हमें ज़्यादा काम करना था, हमने कम किया बिकॉज, तो दैट इज फॉल्टी एस्टिमेशन। सीजनल फ्लक्चुएशन, कि कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो सीजनल होती हैं कि लाइक किसी का सिर्फ सर्दी में ज़्यादा काम होता है, लाइक वुलेंस है तो वुलेंस का विंटर्स में ज़्यादा होगा, और चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो समर्स में ज़्यादा यूज़ होंगी, या फिर कुछ जो है उनका मॉनसून सीजन उसमें ज़्यादा उनका काम होता है, तो सीजनल फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो उसकी वजह से जो है एग्जैक्ट एस्टिमेशन नहीं लग पाता, तो उसकी वजह से भी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स हो जाता है। अनफोर्सीन चेंजेस इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी में कुछ अनफोर्सीन चेंजेस आ गए कि लाइक मशीन जो है बीच में फॉर द 2-3 दिन के लिए खराब हो गई, या फिर जो था पावर कट था कि सपोज कि वहाँ पर जो एरिया था उसमें लाइट चली गई बहुत लंबे टाइम के लिए, तो उतना टाइम उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से जो है वो, या मशीन खराब हो गई 2-3 दिन के लिए रिपेयरिंग पे चली गई तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इफेक्ट हो गई, तो उसकी वजह से हो गया अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो था उसमें कुछ चेंजेस हो गए कि लाइक नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन कुछ मार्केट में आ गए जिसको उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ा, जो उनको पहले से एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये कुछ वजह हैं जिनकी वजह से अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड जो है वो हो जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज डू राइट इन क्यूए टैब। एक्चुअली मेरे पार्ट पे तो सब ठीक दिखा रहा है, व्हाट इज द इशू आई डोंट नो। ओके लेट्स मूव ऑन, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको। अब अगर अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स होता है देन हाउ डू वी ट्रीट इन आवर अकाउंट, अकाउंट्स में उसको हम कैसे शो करते हैं। So under or over absorbed amount of overheads are disposed of in accordance with any of the following methods depending upon the circumstances. तो अगर हमें under और over absorption of overhead मिलता है तो हम नीचे दिए हुए किसी भी मेथड के हिसाब से उसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, राइट ऑफ बेसिकली हम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस। तो 3 टाइप्स ऑफ मेथड आर देयर जिसको यूज करके हम अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन को राइट ऑफ कर सकते हैं। पहला है यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट्स, सेकंड इज राइटिंग ऑफ टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, एंड थर्ड इज कैरी ओवर टू द नेक्स्ट ईयर। These are the 3 methods which we can use for this purpose. तो ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस में यूज होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि हमारे कितने ओवरहेड्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। जैसे फर्स्ट है यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट, तो ये हमें कब यूज करना है, वेयर द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज्यादा है ये अमाउंट, मतलब छोटा मोटा अमाउंट होता है देन इट्स ओके, बट अ सिग्निफिकेंट वैल्यू मतलब द वैल्यू इज हायर, तो उस केस में हम सप्लीमेंट्री रेट मेथड जो है वो यूज करते हैं। A supplementary overhead absorption rate is calculated to adjust this amount in the cost. तो यहाँ पर supplementary rate calculate किया जाता है और उसके थ्रू इस अमाउंट को, जो भी हमारा अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन अमाउंट आया है, उसको हम कॉस्ट में एडजस्ट कर देते हैं। However, adjustment is made in the cost of work in progress, finished stock and cost of sale. वो जो हम कॉस्ट एडजस्टमेंट करेंगे अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन की, वो हम या तो वर्क इन प्रोग्रेस में करते हैं, या हम फिनिश्ड स्टॉक में करते हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में करते हैं। ठीक है, ओवरहेड्स में प्रोडक्शन ओवरहेड, जनरल ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उनमें एडजस्टमेंट नहीं होती। वी डू एडजस्टमेंट इन वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन द केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन the overhead cost is adjusted by a plus rate, क्योंकि अंडर एब्जॉर्प्शन में क्या है कि हमने रेट कम दिखाया हुआ है,
हमें ज्यादा दिखाना था, तो इसलिए यहाँ पर प्लस रेट वाला हम प्लस रेट हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है, उसमें हम ऐड करते हैं। बट अगर ओवर एब्जॉर्प्शन है तो हमने ऑलरेडी ज्यादा दिखाया हुआ है, तो उसमें हम माइनस रेट यूज करते हैं और हम डिडक्ट कर देते हैं जो भी हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो हमने एक्स्ट्रा वैल्यू दिखाई हुई है, दैट वी यूज टू डिडक्ट इन केस ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन हमने कम दिखाया है ओवरहेड, तो उसमें हम ऐड कर देते हैं। दिस इज हाउ वी डू इट। तो सप्लीमेंट्री रेट कब यूज करना है? जब हमारे ओवरहेड रेट सिग्निफिकेंट है, मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो उस केस में हम या तो वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड स्टॉक या कॉस्ट ऑफ सेल, इनमें हम एडजस्टमेंट करते हैं। अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है तो हम प्लस कर देते हैं, और अगर हमारा ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो हम माइनस कर देते हैं। दिस इज सप्लीमेंट्री रेट्स। दूसरा है राइटिंग ऑफ टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो ये मेथड कब? This method is used when the under or over absorbed amount is quite negligible, कि बहुत छोटा सा अमाउंट है, जैसे ऊपर हमारा 500 रुपए का डिफरेंस आया, तो this is quite negligible, बहुत छोटा सा अमाउंट आया था, तो it is not worthwhile to absorb by सप्लीमेंट्री रेट। तो इतने अमाउंट को, लाइक कभी 100 रुपए का आ रहा है, 80 रुपए का आ रहा है, तो ये छोटे छोटे अमाउंट है, तो वहां पर हमें सप्लीमेंट्री रेट यूज करने की जरूरत नहीं है कि हम अलग से उसको दिखाएं, उसको ऐड करें या उसको हम डिडक्ट करें, दैट वी डोंट डू इट। अगर हमारा अमाउंट बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है, तब हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। इसमें हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफर करके राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। अंडर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू एबनॉर्मल फैक्टर्स, अगर जो अंडर एब्जॉर्प्शन है वो एबनॉर्मल फैक्टर की वजह से, जो नॉर्मल हमारे सिचुएशंस में नहीं होता, कि लाइक आइडल कैपेसिटी है या डिफेक्टिव प्लानिंग है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी उसको कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो वहां पर आपको बेसिकली रीजन आइडेंटिफाई करना है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। अगर अमाउंट छोटा है तो कॉस्टिंग P&L में चला ही जाएगा, बट अगर अमाउंट थोड़ा ज्यादा भी है, बट बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव प्लानिंग है, तो उस केस में भी वो कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ही ट्रांसफर करें, ठीक है। द थर्ड मेथड इज कैरी ओवर टू नेक्स्ट ईयर। अगले साल हम जो हमारा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है उसको हम कैरी कर देंगे। तो कब करेंगे? Under this method, the under or over absorbed amount is transferred to overhead reserve account or suspense account for carrying over to the next accounting year. तो अगर कभी भी ओवरहेड को नेक्स्ट ईयर में कैरी ऑन करना है, कैरी ओवर करना है, तो उस केस में हम ओवरहेड को ट्रांसफर कर देते हैं या तो सस्पेंस अकाउंट में या फिर ओवरहेड रिजर्व अकाउंट में। तो ये अकाउंट हमारा नेक्स्ट ईयर कैरी ऑन हो जाता है। This procedure is open to criticism on the ground that it is not logical to carry over the overheads of one year to subsequent year of absorption. तो ये वाला मेथड जो है ये बेसिकली क्रिटिसाइज किया गया था कि हम पिछले साल के ओवरहेड नेक्स्ट ईयर के ओवरहेड्स में क्यों कैरी ओवर करेंगे, क्यों उनको नेक्स्ट ईयर के ओवरहेड में एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है हमारे ऊपर वाले दो हैं कि या तो हम सप्लीमेंट्री रेट यूज करते हैं या फिर हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट में से राइट डाउन करते हैं। तो दीज आर दी टू इम्पॉर्टेंट मेथड, बट थ्योरी के पर्पज से आपको तीनों मेथड इम्पॉर्टेंट है, आपको एक्सप्लेन करने हैं, बट अगर प्रैक्टिकल आएगा तो वो ऊपर के दो मेथड में से आएगा। जो आपको बोला था कि छोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टॉक में से आ सकता है, तो वो ऊपर वाले दो मेथड में से आ सकता है, ये वाला मेथड नहीं आएगा। But this method can be usefully employed where normal business cycle extends over more than 1 year and overheads are determined on a long term basis. तो ये वाला मेथड बेसिकली कहाँ यूज करना है? जहाँ पर जो नॉर्मल बिजनेस साइकिल है 1 साल से ज्यादा पे जा रही है, जो बहुत रेयर होता है, ठीक है, या फिर जो ओवरहेड्स कैलकुलेट किए गए हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे किए गए कि 10 साल के ओवरहेड्स एस्टिमेट करके छोड़ दिए और तब उसको वो कैरी ऑन किए जा रहे हैं कि अगले साल एडजस्ट हो जाएगा, अगले साल 10 साल तक फिर उनके पास टाइम है। जितने साल के उन्होंने आगे के कॉल जो है वो कैलकुलेट किए हैं, ये जितने टाइम पीरियड के इन्होंने कैलकुलेट किए उतने टाइम तक वो उनको कैरी ओवर कर सकते हैं विदाउट एनी
प्रॉब्लम। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्या समझाना है आयुष? है ऊपर topic you are telling me to explain again. Ayush, please write the topic which you need to be explained again. तो ये जो हमने मेथड पढ़े हैं इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो मेथड है, सप्लीमेंट्री रेट और दूसरा मैंने आपको बताया ये वाला कॉस्टिंग P&L अकाउंट से राइट ऑफ करना। तो आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा वो इसी के ऊपर होगा, जो मैं अभी आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा भी रही हूँ। प्लीज तो अब इसके अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स पर हम एक क्वेश्चन करेंगे ये वाला। इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट overheads were recovered at a predetermined rate of ₹25 per man day। ठीक है, तो यहाँ पर आपको predetermined rate दिया हुआ है, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे? इस रेट से you will get this is the estimate predetermined rate, जैसा आपको ऊपर क्वेश्चन दिया था predetermined rate आपको दिए हुए। The total factory overhead expenses incurred मतलब ये actually incurred है, ये actual overheads है। incurred मतलब जो हम incur कर चुके हैं, ठीक है। तो this is actual factory overhead, तो कितने हैं वो? 41.5 लाख। This is the actual overhead। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है and the man days actually worked, कितना मैन डे इन्होंने वर्क किया? 1.50 लाख। ठीक है, इतना इन्होंने वर्क किया है। ये यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा मिस टाइप है, ये रुपीज यहाँ पर मिस टाइप है। दिस शुड नॉट बी रिटन, दिस इज मिस प्रिंट, सॉरी फ्रॉम माय साइड। दिस इज 1.50 लाख डेज, तो 25 रुपए पर मैन डे है और हाउ मेनी डेज आर देयर? 1.50, ये एक्चुअली है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली वर्कड। आउट ऑफ 40,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड 30,000 वर सोल्ड, तो टोटल 40,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई है, जिसमें से 30,000 यूनिट बेच दी। ऑन एनालाइजिंग द रीजन इट इज फाउंड दैट 60% of the unabsorbed overhead, unabsorbed, हाँ चलो पहले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 60% of the unabsorbed overhead were due to defective planning and the rest were attributable to increase in overhead cost. So how would under or over absorbed overhead be treated in cost account? तो पहले तो आपको निकालना है अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है। द फर्स्ट थिंग विल बी दिस, एंड द सेकंड थिंग कि जो भी आपका एब्जॉर्प्शन अंडर या ओवर आएगा उसको आप कैसे ट्रीट करोगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे? बाय द गिवन मेथड्स, जो हमने ऊपर 3 मेथड पढ़े हैं, उनमें से किसी भी मेथड को हमें यूज करना है एज पर दी सर्कमस्टांसेस। हमारी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हम कौन से मेथड यूज करेंगे, डिपेंड्स ऑन अस। तो पहले हमें निकालना है अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर देखो आपको एक्चुअल ओवरहेड्स तो गिवन है 41.5 लाख, दिस इज द एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड। अब हमें निकालना है ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कैसे निकालेंगे? आपको 1.5 लाख डेज दिया हुआ है और यहाँ पर रेट दिया हुआ है ₹25 पर मैन डे। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इज 37.5 लाख, तो एक्चुअल है 41.5 और एब्जॉर्ब्ड है 37.5, तो दिस इज लेस। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इज लेस, तो दिस इज अंडर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कम है एक्चुअल ओवरहेड से, तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन है बाय ₹4 लाख। फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई। हमें पहले निकालना था अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, तो देयर इज अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ₹4 लाख।
अब इन्होंने बोला कि जितने भी ये अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है या जो भी हमारा ये वाला ओवरहेड आया, इसमें 60% किसकी वजह से है? दिस इज ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से, और बाकी किस वजह से है? ड्यू टू इंक्रीज इन ओवरहेड कॉस्ट। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो अगर डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से है तो डिफेक्टिव प्लानिंग क्या हुआ? ये एबनॉर्मल रीजन हो गया। तो एबनॉर्मल रीजन क्या करना था? कॉस्टिंग P&L अकाउंट से चार्ज करना था। डिफेक्टिव प्लानिंग देखो हमने ऊपर यहाँ पर पढ़ा था, मैं एक बार दोबारा दिखा रही हूँ। अंडर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू एबनॉर्मल फैक्टर्स लाइक डिफेक्टिव प्लानिंग ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो डिफेक्टिव प्लानिंग जो है वो एबनॉर्मल फैक्टर है, तो अगर हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से होगा तो वो कहाँ जाएगा? कॉस्टिंग P&L अकाउंट की वजह से। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है 60% ओवरहेड जो है वो डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से आए हैं, तो इसमें से इसका 60% निकालेंगे एंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। 60% of this 4 lakh of unabsorbed overhead which is due to defective planning should be charged to costing P&L account. ठीक है, और बाकी का बचा हुआ 40% वो किस वजह से है? वो इंक्रीज इन कॉस्ट की वजह से है, तो वो हमारा सप्लीमेंट्री रेट वहां पर लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? रिमेनिंग 40% कितना है? 1.60 लाख, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 1.5 लाख से ज्यादा हो गया तो द फिगर इज सिग्निफिकेंट, सो इट शुड बी चार्ज्ड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस तो कुछ दिया नहीं है, एक तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, क्योंकि हमें यहाँ पर देखो हमें क्या बोला है? 40,000 यूनिट प्रोड्यूस की जिसमें से 30,000 सोल्ड करी, तो बाकी 10,000 क्या है? फिनिश्ड स्टॉक। 40,000 टोटल यूनिट प्रोड्यूस की है, 40,000 में से 30,000 यूनिट इन्होंने बेच दी, तो बाकी 10,000 यहाँ पर फिनिश्ड स्टॉक है। तो जो हमारा सप्लीमेंट्री रेट है, हमने 3 चीजें बोली थी कि या तो वर्क इन प्रोग्रेस में एडजस्ट करेंगे, हम उसको स्टॉक में एडजस्ट करेंगे, स्टॉक मतलब फिनिश्ड स्टॉक में, या फिर हम उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट करेंगे। तो सेल्स हमें यहाँ दी हुई है, तो एक तो हम सेल्स में एडजस्ट कर सकते हैं और हम यहाँ पर स्टॉक में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो रेशियो क्या है? 3:1। 3:1 का रेशियो है, 30,000 सोल्ड, 10,000 स्टॉक। तो इसी रेशियो में हम ये डिवाइड कर देंगे। जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट है 1.60 लाख, एक सेकेंड, हाँ 1.60 लाख है, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर कॉस्टिंग P&L अकाउंट में 2.40 लाख चला गया। अब सप्लीमेंट्री रेट निकालना है, हमने बोला था सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे, तो बचा 1.60 लाख। तो टोटल यूनिट्स कितनी है प्रोड्यूस्ड? 40,000। टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज 40,000, तो हमारा रेट पर यूनिट आया ₹4 पर यूनिट। जो भी हमारे अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हैं उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, वी विल गेट सप्लीमेंट्री रेट। कॉस्ट ऑफ सेल से कितना आएगा? 30,000 यूनिट सेल की है, तो सप्लीमेंट्री रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.20 लाख, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 यूनिट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 रुपीज। तो लाख में कन्वर्ट करने के लिए, इसको एक्चुअली यूनिट सेम रखने के लिए हमने इसको पॉइंट में कर दिया, अदरवाइज इट इज 40,000 rupees. So this will be adjusted in closing stock. Is it clear? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? एस्टिमेशन मतलब हमने गलत एस्टिमेट किया, हमने प्रॉपर एनालिसिस नहीं की, तो हमारा एस्टिमेशन जो था वो गलत था। दिस इज कॉल्ड फॉल्टी एस्टिमेशन। कि हमारा जो ओवरहेड रेट होना चाहिए था, सपोज 40 रुपए होना चाहिए था, जो हमने 25 रुपए कैलकुलेट किया, तो ये हमने, क्योंकि हमारा अंडर एब्जॉर्ब है ना, हमने कम लगाया, वो ज्यादा होना चाहिए था, तो वो जो हमने किया दैट इज कॉल्ड फॉल्टी एस्टिमेशन। ये हमने गलत ही एस्टिमेट कर दिया। क्वेश्चन क्लियर है? इसको एक बार मैं दोबारा दिखा रही हूँ।
प्लीज गो थ्रू इट, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से समझो। ये पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिखाया है कि अगर आपको इस टाइप का, ये एक छोटा सा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी कि आएगा ही। हर एक क्लास रिकॉर्ड होती है बेटा, तो आपको मिल जाएगी क्लास, डोंट वरी। या एवरीवन प्लीज गो थ्रू दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन एक बार देखो, कुछ डाउट है उसमें तो वो पूछ लो। डाउट प्लीज डू राइट इन क्यूए टैब। इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज क्यूए टैब में लिखो। बस मुझसे पूछा है क्लोजिंग स्टॉक को एक्सप्लेन कर दो। ओके, यहाँ पर आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, अगर इन्होंने यहाँ पर हमें अलग अलग बाइफिकेशन नहीं दिया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में हमें बाइफिकेट दिया है कि 60% इस वजह से है और 40 बाकी जो बचा हुआ है इस वजह से, तो रीजन इज इम्पोर्टेंट कि किस वजह से हमें दिया हुआ है, रीजन इम्पोर्टेंट है। हो सकता है हमें सिर्फ एक रीजन देते थे, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ओवरहेड कॉस्ट, तो उस केस में जितना भी टोटल अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड था वो पूरा का पूरा हम सप्लीमेंट्री रेट के हिसाब से करते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने हमें अलग अलग दिया है कि 60% इफेक्टिव प्लानिंग की वजह से हुआ है और बाकी हमारा ओवरहेड कॉस्ट इंक्रीज कर गई, जितनी हमने एस्टिमेट की थी उससे ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से ये हमारा चेंज हुआ। ठीक है, तो जो भी डिफेक्टिव प्लानिंग है दैट इज द एबनॉर्मल फैक्टर, तो जो भी आपका अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आया उसका 60% तो हम कैलकुलेट करेंगे, लाइक 2,40,000 आएगा, 4 लाख का 60% इज 2,40,000, एज इट इज वो कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, वो हम वहां से चार्ज कर देंगे। ठीक, दूर बाकी जो बचा हुआ है 1,60,000 वो कहाँ जाएगा, वो हमारा सप्लीमेंट्री रेट के हिसाब से जाएगा, सॉरी 1,60,000 जो है सप्लीमेंट्री रेट के हिसाब से होगा, जो हम बेसिकली 3 चीजों में एडजस्ट करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड स्टॉक एंड दी वो कॉस्ट ऑफ सेल्स। सप्लीमेंट्री रेट में हम 3 चीजों में एडजस्टमेंट करते हैं, तो हमें ये देखना है क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें वर्क इन प्रोग्रेस गिवन ही नहीं है, तो इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस में एडजस्ट नहीं होगा। इसमें हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड गिवन है और हमें टोटल यूनिट्स गिवन है, तो वहां से हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। 40,000 यूनिट प्रोड्यूस की, उसमें से 30,000 बेची, तो बाकी 10,000 हमारी स्टॉक में रहेगी, तो 30,000 हमने यूनिट बेची हुई हैं और 10,000 यूनिट हमारी स्टॉक में है। तो यहाँ पर हमारी सिर्फ 2 चीजें आ रही हैं, एक है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स और दूसरी हमारी आ रही है फिनिश्ड स्टॉक। तो जो हमारा रिमेनिंग ओवरहेड है 40%, वो इन 2 चीजों में एडजस्ट हो जाएगा। अब किस रेट पे होगा, हमें पहले रेट निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, unabsorbed overhead divided by total units, unabsorbed overhead divided by total units। तो unabsorbed overhead है हमारे यहाँ पर 1,60,000, उसको डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स 40,000 से, ₹4 पर यूनिट है। अब हमारे पास यूनिट सोल्ड है 30,000, उसको सप्लीमेंट्री रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी जो भी अमाउंट आएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम सोल्ड यूनिट ले रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट होगा। और 10,000 जो है वो हमारी फिनिश्ड यूनिट्स हैं, फिनिश्ड स्टॉक की यूनिट्स हैं,
उसका जो अमाउंट आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट होगा। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग आई हैव ऑलरेडी टॉट। सप्लीमेंट्री रेट निकालने के लिए overheads divided by total number of units. This is how we get supplementary rate. Total unabsorbed overhead divided by total number of units, we get the supplement. No, you can write in 1000, that will be fine. Yes, you can write 40,000 rupees, that will also be fine. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये जितना कराया है अगर किसी के पास है, ये मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में आई विल शेयर दिस नोट। बाकी जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है ये नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, देन आई विल शेयर दिस नोट्स। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग वी हैव ऑलरेडी डन विद, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका होपफुली ये वाला टॉपिक कंप्लीट करा दूंगी, तो हमारा मेजर सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग क्लासेस बचेंगी, आई एम प्लानिंग टू टेक अप अ क्वेश्चन पेपर, जो आपका ऑलरेडी एक पेपर आया हुआ है, तो वो वाला पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय फॉर द डे, थैंक यू। थैंक यू ललिता मैम, प्लीज एंड अप द क्लास। ललिता मैम प्लीज क्लास एंड कर दीजिए। आई हैव फिनिश्ड फॉर द डे, आई हैव डन फॉर द डे। You all can please leave this meeting, the class has been ended now.